दोस्तों नमस्कार, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल और आज इंडियन एक्सप्रेस के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों से कुछ लोगों का ये सुझाव था कि बिहार के जो न्यूज़पेपर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, तो हमने उसकी बिल्कुल कोशिश की है और आपका जैसा फीडबैक होता है वो हमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि जो इलेक्शन फीवर है चल रहा, तो उसकी वजह से हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ नहीं रहे। फिर भी चलिए देखते हैं, कुछ न्यूज़ हैं जो आज हमें डिस्कस करना चाहिए। तो ये सब वही सारे जो हमारे काम के नहीं है, ये भी काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, काम का नहीं है, ये भी। चलिए, एक अभी रिसर्च हुई है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर प्रोजेक्शंस, और उनकी स्टडी को लैंसेट ने हाईलाइट किया है और इसमें ये कहा गया है कि 2040 तक भारत में 71,000 के करीब न्यू केसेस आएंगे प्रोस्टेट कैंसर के। और आपको पता होगा कि प्रोस्टेट कैंसर जो डिजीज़ है वो ओल्ड एज ग्रुप के जो मेल्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है और उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बड़ा हो जाता है और उसकी वजह से उसमें कैंसर भी होता है और वो फिर डिजीज़ ऐसी है कि इससे जान भी चली जाती है। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इसके अर्ली सिग्नल्स को कैसे डिटेक्ट करके और उसको कैसे ठीक किया जाए, कंट्रोल किया जाए उन केसेस को, और उन केसेस से जो डेथ हो रहे हैं उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने स्टडी में कुछ बातें बताई हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। और पहली तो उन्होंने ये कहा है कि जो इसके लिए जो अगर आप देखें कि रेड सिग्नल किन के लिए है, तो रेड सिग्नल है कि जो 60 प्लस में जा चुके हैं जो मेल्स, वो हैं इसमें रिस्क फैक्टर में। ठीक है, और जो कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या है, तो वो उन्होंने दो चीज़ें बताई है, एक तो एज और दूसरी बताई है जेनेटिक्स। ठीक है, दो। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ हमारी लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो हमारी जो आदतें हैं उनकी वजह से भी इन दोनों चीज़ों को ट्रिगर हो जाता है, यानी कि परेशानी को और बढ़ाने के लिए। तो जैसे उन्होंने इसमें बताया है स्मोकिंग, ओबेसिटी, पुअर डाइट और लाइफ स्टाइल, इन चारों चीज़ों की वजह से इसका रिस्क जो है और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो अर्ली सिग्नल्स हैं उसको आपको डिटेक्ट करना है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अच्छा, इसके अर्ली सिग्नल्स अगर आप देखेंगे तो क्या है, तो उसमें ये बताया गया है कि मेनली जो यूरिनेशन है उसमें डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, और एक तरह से कहे कि जो ये होता है कि हल्का होने की जो फीलिंग है वो इसमें थोड़ी डिलेड होती है या कि आपको होगी नहीं। ठीक है, यानी कि यूरिनेशन आपका कंप्लीट होगा नहीं एक बार में। तो ये जो है सबसे अर्ली सिग्नल है और इसको डायग्नोस करने की ज़रूरत है। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट उन्होंने बताया है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। और इस टेस्ट में ये कहा है कि आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं उसको आपको चेक कराना है कि क्या वो कैंसरस तो नहीं हो गए हैं। ठीक है, एक ये इन्होंने टेस्ट बताया है। और उसको ये बताया है कि अगर हम अर्ली सिग्नल्स को वॉच करें और उसके हिसाब से थेरेपी ले तो इस डिजीज़ को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ है। अभी दुनिया भर के साइंटिस्ट, जिसमें अपने इंडिया के भी कुछ लोग हैं, उन्होंने एक 3D मैप बना दिया है यूनिवर्स का। आप अगर देखें इस इमेज में तो ये है एरिजोना यूएस के ऊपर डेसी। डेसी को अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, इनके थ्रू इन्होंने एक जो यूनिवर्स है उसका 3D मैप बना दिया है। और उस 3D मैप के थ्रू हम जो डार्क एनर्जी है उससे रिलेटेड जो भी पजल्स हैं उसको हम सुलझाने में कैपेबल हो सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कोई काम का न्यूज़ नहीं है, काम का नहीं है। हाँ, एक ये न्यूज़ है, अभी आपने देखा होगा कल जो नाइट लॉन्च है अग्नि प्राइम मिसाइल का, उसको सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है। और ये कहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, ये कराया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। ठीक है, अग्नि प्राइम है। और इसका अगर रेंज की बात करें इसकी, तो ये है 1000 मतलब 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, और अगर वारलोड कितना ये कैरी कर सकता है, तो ये कर सकता है 1500 से लेकर 3000 केजी वारलोड ये कैरी कर सकता है अपने साथ। ठीक है, वारलोड को। और इसको डेवलप किसने किया है, तो मतलब इसका जो टेस्ट अभी हमने कंडक्ट किया है उसको किसने उसमें मदद की है, तो जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है
और हमारा जो DRDO है, इन दोनों ने मिलकर इसका टेस्ट अभी कंडक्ट कराया है। ठीक है। और अगर इस मिसाइल की बात करें अग्नि प्राइम की, तो इसको बनाया गया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल की तर्ज पर, और इसी टेक्निक के तर्ज पर भारत में और भी मिसाइल सिस्टम डेवलप किए गए हैं। जैसे उसमें कुछ नाम आप गिना सकते हैं, पृथ्वी का, आप बता सकते हैं नाग, त्रिशूल, ठीक है, आकाश, ये सारे हैं जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल टेक्निक के बिना पर उसको डेवलप किया गया। अच्छा, अभी अगर आप बात करें, ये हमारे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है, तो अभी हमारे CDS कौन है? अभी हमारे CDS हैं अनिल चौहान। ठीक है। इसी के साथ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो DRDO के अभी अध्यक्ष ये कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल में ये भी बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है, काम का नहीं है, ये सारी चीज़ें काम की नहीं है। अच्छा, ये न्यूज़ में अभी कंसर्न में ये हुआ है कि सरोगेसी को लेकर इन जो भारत सरकार है उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा टाइट किया है। तो उसकी वजह से अब कह रहे हैं कि जो इस तरह के जो इच्छुक हैं सरोगेसी के थ्रू चाइल्ड के लिए जो इच्छुक लोग हैं वो भारत से बाहर जा रहे हैं और अलग अलग कंट्री में जाके, जैसे कि इन्होंने नाम यहाँ बताया, USA, कनाडा, मैक्सिको, कोलंबिया, यहाँ जा रहे हैं और उस टेक्निक के थ्रू अपने लिए चाइल्ड करवा रहे हैं वहाँ पे। तो इसके बारे में एक कंसर्न है, उसको ये आर्टिकल देखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी काम का नहीं है, काम का नहीं है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ केयर हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। चलिए, इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो अभी इलेक्शन फीवर चल रहा है और जो हेल्थ केयर के बारे में जो ध्यान है सरकार का वो थोड़ा सा भी हल्का हो जाता है। और इन्होंने ये कहा है कि जो हेल्थ केयर है वो हमारे देश के प्रोस्पेरिटी और वेल बीइंग के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे आप इसको कोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये कुछ स्टेप्स बताए हैं और क्या किया जा सकता है वो बताया। इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहला स्टेप, अगर हेल्थ केयर को सिस्टम को इम्प्रूव करना है देश में, तो सबसे पहले तो आपको इसका इम्पोर्टेंस समझना होगा नेशनल बजट में, और वो आपको दिखाना होगा। जैसे अभी सरकार ने ये कमिट किया है कि 2025 तक हम अपने जो हेल्थ केयर पे स्पेंडिंग है GDP का, वो 2.5% हम 2025 तक करेंगे इसको। ठीक है, और इन्होंने एक एस्टिमेट दिया है कि अब अगर GDP ग्रोथ की बात करें तो ये 2025 तक हो जाएगी 323 लाख करोड़, और उसके हिसाब से सरकार का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 8 लाख करोड़। ठीक है, और उसमें से सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो 40% अगर कंट्रीब्यूट करेगी तो वो हो जाएगा सरकार के लिए 3.23 लाख करोड़। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको बजट एलोकेशन जो अभी हुआ है उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो वो मात्र 90,000 करोड़ है। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि आपको पहले इम्पोर्टेंस समझनी होगी हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये कहा है कि अब इन्होंने कहा है कि आपको माइंडसेट में चेंज लानी होगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि जो पार्टनरशिप आपको डेवलप करनी होगी प्राइवेट सेक्टर और आपको पब्लिक सेक्टर में, जिसमें आपको ये कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा लोड आपके हेल्थ केयर का वो अकेले वहन करता है 70% के आसपास। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, जिसमें कि 5 लाख रुपए केयर मिलते हैं और जिसमें लगभग 60 करोड़ जो भारत के लोग हैं उनको इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, और इसमें एक डाटा भी इन्होंने दिया, इसको भी आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं कि 34 करोड़ बेनिफिशियरी कार्ड जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत वो जारी कर दिया गया है। 27,000 हॉस्पिटल इसके अंदर एंटाइटल कर दिए गए हैं, और जिसमें से कि 43% वो हैं प्राइवेट और 57% गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। यानी कि 6.5 करोड़ हॉस्पिटलाइजेशन अभी तक इसके स्कीम के थ्रू हो चुका है। ठीक है, तो आपको इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप उस जो जितने भी इलाज हुए हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हुआ है, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों ने अपने इलाज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। ठीक है,
और इस स्टडी में एक बात ये भी निकल कर आई है कि जितने भी मीडियम और लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इस स्कीम के साथ जुड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो उसका एक कारण ये बताया गया है कि जो रीइंबर्समेंट रेट है वो इनके लिए बहुत लो है, यानी कि जो कॉस्टिंग वो दे रहे हैं उसके हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो ये अपने आर्टिकल से इन्होंने ये कहा है कि आपको इसको उनको पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो रिइंबर्समेंट रेट है उनको आपको ठीक करना होगा और प्राइसिंग मॉडल को इस तरह से डिज़ाइन करना होगा कि इस तरह के जो हॉस्पिटल जो कि इससे नहीं जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि उनको रिइंबर्समेंट सही से नहीं मिल पा रही है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं कि इशू ये आता है कि अगर आप कवरेज को आप बढ़ाते हैं तो आपको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। और इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो भारत में अगर हॉस्पिटल बेड डेंसिटी देखेंगे तो वो मात्र 1.3 बेड है पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 लोगों पे अगर बेड कितने अवेलेबल है उसकी बात करेंगे तो वो मात्र 1.3 है, जो कि कम से कम होना चाहिए, रिकमेंडेशन है कम से कम 3 बेड होना चाहिए 1000 जनसंख्या पे। ठीक है, तो इसके थ्रू अगर रिकमेंडेशन जो है उसके हिसाब से और जो कंडीशन करेंट है उसके हिसाब से देखें तो 24 लाख बेड नए बनाने की आवश्यकता है। मतलब हॉस्पिटल में 24 लाख नए बेड की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ठीक है, इन्होंने एक इसमें ये सुझाव दिया है कि अब समय आ गया है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको भी अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको भी जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो सुविधा है उनको देनी चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में दी जाती है, एजुकेशन में दी जाती है, एमएसएमईज में दी जा सकती है, हाउसिंग में दी जा सकती है। उसी तरह से हेल्थ केयर के लिए भी ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिसमें कि उनको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए, मतलब छोटे समय के लिए लोन मिले जिसमें कि इंटरेस्ट नहीं हो। ठीक, और अगर बड़ा लोन अमाउंट है तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए और पेमेंट करने की का जो पीरियड उनको मिले वो थोड़ा सा लंबा मिलना चाहिए। जो लैंड इनके रिक्वायरमेंट है लैंड की, उनमें इनको आसानी होनी चाहिए, टैक्स इंसेंटिव होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी में और रिबेट इनको मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं जो कि इनको पुश दे सकता है। ठीक है, और इनका एक सुझाव ये है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए 1.7 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको कि आप नाम बदल कर दिया गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, और इनका एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है जिसके थ्रू जो जनरल ओपीडी होती है उसको इंश्योरेंस के थ्रू उसको कवर किया जाए। तो इससे क्या होगा कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो कि हमारे हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है उसको काफ़ी हद तक दूर करने में या उसको कम करने में इसके थ्रू मदद मिलेगी। और अगर प्राइमरी लेवल पे ही रिमेडी हो जाती है तो फिर वो सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पे हॉस्पिटलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, और एक इन्होंने सुझाव ये दिया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिसको कि लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, कैंसर्स, स्ट्रोक्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो बताई हैं, तो उनको ये कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि लगभग 65% तक जो डेथ्स हो रही हैं वो इनके थ्रू भी हो रही हैं। ठीक है, तो उनकी समस्या को भी दूर करने के लिए जो लाइफस्टाइल डिजीज़ से जो फैटेलिटी, जो डेथ रेट्स बढ़ रही हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये कहा गया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे, है ना, आपको उस पर ध्यान दिया अगर जाए तो फिर जो डेथ रेट्स हैं उनके थ्रू वो कम की जा सकेंगी। ठीक है, और एक इन्होंने ये कहा है कि अगर हम इन सारी फैसिलिटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स लगेगा, और जितनी वैकेंसीज हैं इससे रिलेटेड अगर उनको भी कंसिडर किया जाए, नए लोग बहाल किए जाएं, तो लगभग 4 करोड़ लोगों को जॉब इसमें दी जा सकेगी। तो ये आर्टिकल था, ये हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे पॉइंट आप इससे बिल्कुल सीधा कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कोई काम का नहीं है, काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, सारी न्यूज़। ठीक है, चलिए ये तो आप अभी न्यूज इन ट्रांजिशन है, जैसे आप जानते हैं कच्चा दीवी पे हमने भी थोड़ी कल चर्चा की थी। तो अभी कुछ दिन तक लगातार जब तक ये डिस्कशन में बना है कुछ ना कुछ इससे निकल कर आएगा। और अभी हमारे दक्ष बैच में भी एक
अच्छा खासा वीडियो इसके लिए आपके लिए तैयार हो रहा है, वो इस वीक में आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है, IPL फीवर। ठीक है, चलिए ये तो थी इंडियन एक्सप्रेस की बात। अब थोड़े जो हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं उनके भी कुछ न्यूज़ को हमने इसमें डाला है। तो एक तो ये है, ये भी हमने चर्चा इसकी कर ली है, इसको छोड़ते हैं, आगे आते हैं। एक नई टेक्निक की बात हुई है जिसको कि कहा गया है CAR-T। ठीक है, CAR और T, सेल थेरेपी। ठीक है, तो CAR-T की बात की गई है और भारत में पहली बार इसको स्वदेशी तरीके से इसको डेवलप किया गया है। और जो इसमें जो इंस्टीट्यूट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वो लोग जीन थेरेपी करेंगे और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करके जो ब्लड कैंसर है, एडवांस ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, इन सब तरह की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकेगा। और अगर देखें इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो इन्होंने जो ये नया डेवलप किया है, टेक्निक जो डेवलप की है, इसके थ्रू जो थेरेपी है उसको नाम दिया गया है NexCAR19। ठीक है, CAR-T सेल थेरेपी। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो CAR की बात करें, CAR-T सेल है ना, तो इस CAR की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी। ठीक है, तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी की बात यहाँ पे हुई है और हमारे देश में इसको डेवलप कर दिया गया और अब उससे ब्लड कैंसर्स के इलाज किए जा सकेंगे। और इसमें जनरली क्या है, अगर आप इसके डिटेल को देखेंगे तो ये है कि इसमें जो रोगी की जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, खास करके जो T सेल्स हैं, उनको मॉडिफाई किया जाएगा और उन्हें कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, और अगर जीन थेरेपी क्या है, उसके एक सिंपल लाइन में इसको डिफाइन करें तो ये है कि जो हमारे जो ब्लड के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उसमें जीन को इंट्रोड्यूस करा के जो इलाज किया जाता है उसी को कहते हैं, सीधा सीधा शब्द में समझे तो जीन थेरेपी। और इसमें क्या करते हैं, आप एक वायरल वेक्टर लेते हैं जो कि आपका जीन को बाहर से लेता है और आपके शरीर में पहुंचाता है। तो वो वायरल वेक्टर आपका प्लाज्मिड हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया उनको हम यूज़ कर लेते हैं, कुछ सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल हैं उनको हम लोग इसमें वेक्टर की तरह यूज़ कर लेते हैं। और आपने जैसे बैक्टीरिया सुना तो आपको लगता होगा कि हो सकता है ये हमारे अंदर डिजीज़ कॉज कर दे, तो नहीं, ऐसे उसको मतलब मॉडिफाई कर दिया जाता है कि वो केवल आपका जो मैसेज है, जो आपका जो सामान आप पहुंचाना चाह रहे हैं वो केवल पहुंचाएगा, उसके बाद उसकी भूमिका ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो T सेल हैं खास करके उन पे फोकस किया जाएगा। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, B सेल, T सेल, इन्हीं से मिलके बना होता है। तो T सेल जो हैं वो ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपको डिटेक्ट करते हैं और फाइट करते हैं आपको किसी भी तरह के शरीर पे जो इन्फेक्शन होता है उससे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जो आपके T सेल्स होते हैं वो कैंसर वाली जो सेल्स होती हैं, जो कैंसर कोशिकाएं होती है, उनको पहचान नहीं पाता। अब अगर पहचान ही नहीं पाएगा तो उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। तो अब हम जीन थेरेपी से क्या करते हैं, उनको मॉडिफाई कर देते हैं और उनके अंदर ये समझ डाल देते हैं कि जो कैंसर कोशिका आए तो उसको वो कैसे डिटेक्ट करे। तो फिर हमारा जो T सेल है वो कैंसर कोशिका को अब डिटेक्ट कर लिया तो फिर उसको किल कर देता है। ठीक है, तो यही टेक्निक है और इसके थ्रू अब हमारे देश में भी इलाज किया जाएगा। और अगर इसको विदेश में देखें तो इसके खर्च जो है वो लगभग 4 करोड़ के आसपास आता है और हम अपनी स्वदेशी टेक्निक से इसको देखेंगे तो ये मात्र 30 लाख में इसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, अब एक इमेज आपके लिए लगाई है जो कि आपको चीज़ों को समझने में और आसानी होगी। अब इसमें क्या है, हमने क्या किया, सीधा सीधा उनके बॉडी से थोड़ा सा ब्लड लिया और ब्लड से T सेल लिया और बाकी जो ब्लड है वो उनको वापस कर दिया। ठीक, अब हमने देखिए, आप T सेल के इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें किसी भी तरह का जो बाहर है ये नहीं बना हुआ है। ठीक है, हमने उनको निकाला, अब हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया। ठीक है, और स्पेशल इसमें एंटीजेंस लगाए जो कि कहलाएगा CAR,
काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर लगाया और वही रिसेप्टर होगा जो कि हमें कैंसरस सेल को पहचानने में मदद करेगा। अब आप देखिए इस सेल के ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ, और अब इसके यहाँ को देखिए। अब ये स्पेशल इस पर आपने CAR डाल दिया है जो कि रिसेप्टर होगा जो कैंसरस सेल को पकड़ने में आपको मदद करेगा। ठीक है, फिर हमने ये इसको अब किया, इसको अब ढेर सारे इसके नंबर्स बना लिए, नंबर्स बनाए, फिर हमने क्या किया, कीमोथेरेपी दी पेशेंट को, और उसके बाद उसके ब्लड स्ट्रीम में ये सारे जो ट्रीटेड जो T सेल्स हैं उसको हमने इसके अंदर पहुंचा दिया। बस ये आप कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करेगा और उसको किल करेगा। तो इसी तरह से ये जो CAR-T T सेल थेरेपी है वो काम करती है, जो हमारे कैंसर और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है। और इसके अगर यूज़ किया जाए तो ये किल तो करेगा ही कैंसर सेल को, और काफ़ी दिनों तक आपके शरीर से कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ये दूर रखेगा। ठीक है, और भारत में इसकी मंजूरी की बात करें तो ये आपको 2023 में इसकी मंजूरी दी गई थी भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक न्यूज इसी से रिलेटेड है कि अब स्वदेशी एक इंजेक्शन हमने डेवलप किया है, एक तरह से कहिए कि वो जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक इंजेक्शन होगा वो। और इसमें हमने क्या किया है, एनीमिया से लड़ने के लिए ये हमारा एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाला है। आप देखते होंगे कि जो भारत में बहुत सारा पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, खास करके जो महिलाएं हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान एनीमिया एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे यहाँ होता है। ठीक है, और इसके थ्रू अब अगर हम इस इंजेक्शन की बात करें तो ये सिंगल डोज IV होगा, मतलब वेन में डालने जाने वाला होगा स्वदेशी इंजेक्शन, और इसके थ्रू जो गंभीर और जो एनीमिया है उसके से जो पीड़ित गर्भवती महिलाएं हैं उसका इलाज किया जा सकेगा। और अभी हाल में दिल्ली एम्स में इसका सफलतापूर्वक इसकी जो टेस्टिंग है वो कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, और इससे जो रिजल्ट के से इतना अच्छा रिस्पॉन्स है तो भारत सरकार अब इसको जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है उसके राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसको शामिल करने की तैयारी की रही है। और जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि नैनो मॉलिक्यूल्स पर से ये इसको बनाया गया है, और ये बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि अगर अभी आप लास्ट में देखेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार देखेंगे तो 52.2% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं। ठीक है, और यही इंजेक्शन जो विदेश में बनाया जाता था, फेरी कार्बोक्सी माल्टोज, ये कॉम्बिनेशन होता था, तो हमने क्या किया, उस कॉम्बिनेशन को हमने थोड़ा ऑल्टर किया और हमने जो जेनरिक फार्मूला तैयार किया। तो अब जो इंजेक्शन पहले 3000 से 5000 का होता था, अब हमने उसको मॉडिफाई करके मात्र 300 रुपये का कर दिया। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए एक तरह से ये रामबाण होगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। ये बिहार स्पेशल न्यूज़ है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति और युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय की तरफ से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति यानी कि सोसा के 8वें इंटरनेशनल महासम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये इसलिए भी ज़रूरी है जानना इसके बारे में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एग्जीबिशन लगाया गया था, और उस एग्जीबिशन में एक स्पेशल एग्जीबिशन लगाया गया था जो राखी गढ़ी में जो एक्सकेवेशंस हुए हैं उसके रिलेटेड। अभी बहुत डिबेट में बना हुआ है राखी गढ़ी में जो एक्सकेवेशन हुए हैं। हमने कल के न्यूज एनालिसिस में उसको भी थोड़ा सा टच करने की कोशिश की थी। तो इसमें वहाँ पे क्या क्या खुदाई हुई, क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, क्या क्या ज्वेलरीज मिली हैं, क्या क्या बर्तन मिले, वो सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज भी बिहार से रिलेटेड है। वो ये है कि हैंडबॉल के जो नेशनल चैंपियन बिहार बना है, और आपको जान के हैरानी होगी कि 52 वर्षों के इतिहास में पहली बार बिहार जो है वो फाइनल में पहुंचा, और उसने दिल्ली को हराकर फाइनल जीता भी। तो हैंडबॉल का अब जो राष्ट्रीय चैंपियन है वो बिहार है। चलिए अब हमारा यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। जाते जाते आपको इस कार्टून के साथ छोड़े जाते हैं जो कि बनाया है पवन ने, जो हमारे बिहार के गौरव हैं। तो आपको कैसा लगा ये डिस्कशन, अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।